तो जो आपका कंपनी से 2013 है उसमें शेड्यूल 3 स्टेट करता है कि आपका बैलेंस शीट कैसे बनना चाहिए, उसमें क्या क्या चीजें डिस्क्लोज होनी चाहिए और क्या क्या हेड्स, मेजर हेड्स एंड सब हेड्स होना चाहिए। हम पर्टिकुलरली समझेंगे कि कैसे हम डिसाइड करते हैं कि कोई एसेट जो है वो करंट एसेट का पार्ट है या नॉन करंट एसेट का पार्ट है। तो इसमें क्या बोला गया है कि वो अपने ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर अगर एक्सपेक्ट है कि वो सेल हो जाता है तब तो वो आपका क्या होगा, करंट एसेट है। दूसरा क्या है कि 12 महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए। जो आपका एक अकाउंटिंग पीरियड है उस अकाउंटिंग पीरियड के अंदर अंदर अगर वो कन्वर्ट हो जाता है कैश में तो भी आप क्या कहोगे, उसको आप कहोगे करंट एसेट। ऑल अदर एसेट्स शुड बी क्लासिफाइड एज नॉन करंट एसेट्स। यानी करंट एसेट्स, कोई भी एसेट करंट एसेट कब माना जाएगा, या तो वो अपने ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए, या जो आपका अकाउंटिंग पीरियड है 12 महीने का टाइम है उसके अंदर अंदर वो कैश में कन्वर्ट हो जाए तो वो करंट एसेट्स कहलाएगा। अगर नहीं है तो वो किस में चला जाएगा, नॉन करंट एसेट्स के कैटेगरी में। अब हम समझ लेते हैं ऑपरेटिंग साइकिल क्या है। ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या है, देखो, द टाइम बिटवीन एक्वायरिंग रॉ मटेरियल एंड रियलाइजिंग कैश फ्रॉम सेल्स इज नॉन एज ऑपरेटिंग साइकिल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं शू बना के बेचता हूं तो इस शू को बनाने के लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए होगा, लेदर चाहिए होगा एंड ऑल अदर मटेरियल। तो लेदर क्या है, मेरे लिए रॉ मटेरियल है, ठीक है। फिर इसमें मैं प्रोसेसिंग करूंगा एंड प्रोसेसिंग के बाद मेरा शू यानी फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा और इस फाइनल प्रोडक्ट को तैयार करने के बाद सेल कर दूंगा। कहने का मतलब ये है कि जब ये रॉ मटेरियल खरीदा गया और जब तक ये सेल्स में नहीं कन्वर्ट हो गया, इस पूरे पीरियड को आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे ऑपरेटिंग साइकिल। समझ में आया? चाहे अब ये ऑपरेटिंग साइकिल 1 साल का भी हो सकता है या 1 साल से ज्यादा का भी हो सकता है। समझ में आई बात? मान लो मेरा जो शू प्रोडक्शन प्रोसेस है वो 15 महीने, मतलब 15 महीना मिनिमम लगते हैं एक शू को, मतलब शू को फ्रॉम लेदर टू कन्वर्ट इट इनटू अ फिनिश्ड प्रोडक्ट, ठीक है। तो वो उसका ऑपरेटिंग साइकिल कहलाएगा। इफ नॉट आइडेंटिफाइल अज्यूम टू बी 12 मंथ्स। अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो उसके किसी भी गुड्स या किसी भी मतलब आइटम का ऑपरेटिंग साइकिल, तो आप उसको 12 महीने मान लोगे बाय डिफॉल्ट। अब हम लायबिलिटी की बात करते हैं कि एक लायबिलिटी को करंट लायबिलिटी कैसे समझा जाता है और नॉन करंट लायबिलिटी कैसे माना जाता है। देखो, कोई भी लायबिलिटी जिसकी पेमेंट आप 12 महीने में कर सकते हो या करने का जिसकी एबिलिटी है, उसको आप क्या बोलोगे, उसको आप करंट लायबिलिटी कहोगे। यानी करंट लायबिलिटी जितनी अगर जल्दी मतलब एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल और विद इन 12 मंथ। अगर एक आपने क्रेडिट पे सामान खरीदा है तो इट इज एक्सपेक्टेड टू बी पेड विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल ओनली। ऑपरेटिंग साइकिल क्या कि गुड्स का भी हमने किसकी बात की थी, शू की। तो शू का 15 मंथ हम मान के चलते हैं कि 15 महीने में हम शू बना के बेच देते हैं, तो ये ऑपरेटिंग साइकिल है। या तो ये 15 महीने के अंदर अंदर कन्वर्ट हो जाए कैश में या 12 महीने के अंदर हो जाए, तो आपका क्या कहलाएगा, वो लायबिलिटी है। मतलब ऐसा कोई भी लायबिलिटी आपने लिया जिसकी पेमेंट आप एक साल के अंदर अंदर कर दो या जो भी उसका ऑपरेटिंग साइकिल है उसके अंदर अंदर कर देते हो, तो आपका करंट लायबिलिटी कहलाएगा, ठीक है। और इसके अलावा जो भी बाकी सारी लायबिलिटी है वो आपकी नॉन करंट लायबिलिटीज में आती हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अच्छा, ऑपरेटिंग साइकिल हमने पढ़ा था कि ऑपरेटिंग साइकिल क्या है। अब उसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं कि ऑपरेटिंग साइकिल होता क्या है, ठीक है। देखो, डेफिनेशन क्या है ऑपरेटिंग साइकिल का। ऑपरेटिंग साइकिल रेफर्स टू द टाइम टेकन बाय अ बिजनेस टू कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू कैश। तो जैसे मान लो आप एसी बनाते हो, तो एसी को बनाने के लिए लेट्स से कोई कंपनी एसी बनाती है, तो एसी को बनाने के लिए उसको रॉ मटेरियल चाहिए और फिर रॉ मटेरियल को वो प्रोसेस करके पहले फिनिश प्रोडक्ट बनाएगा, राइट, फिनिश प्रोडक्ट। एंड फिनिश प्रोडक्ट को बनाने के बाद उसको वो सेल्स कर देगा, उसकी वो सेलिंग कर देगा। तो यहाँ से यहाँ तक आने में ये पूरा एक प्रोसेस है। इसको आप, इस पूरे प्रोसेस को आप ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हो, जब तक वो कैश में कन्वर्ट ना हो जाए। तो इट रिप्रेजेंट द ड्यूरेशन रिक्वायर्ड फॉर द इन्वेंट्री टू कन्वर्ट इनटू रिसीवेबल देन इनटू कैश। तो सबसे पहले तो वो रिसीवेबल यानी जो सेलेबल फॉर्म में आ जाए, यानी फिनिश प्रोडक्ट में बन जाए एंड देन उसको कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। स्टेप्स क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं ऑपरेटिंग साइकिल में। सबसे पहले आपने रॉ मटेरियल परचेज किया, ठीक है। रॉ मटेरियल परचेज करने के बाद आपने उसको प्रोसेस में डाला, यानी आपने स्टिचिंग करवाई, कटिंग करवाने के बाद उसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया। अब जब फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया तो आप उसको क्या करोगे, स्टोर करोगे, यानी वो आपकी इन्वेंट्री स्टॉक बन गई।
फिर इसी इन्वेंट्री को आप क्या करते हो, सेल कर देते हो, और सेल करने के बाद वो रिसीवेबल कलेक्शन में बन जाता है, यानी डेटर्स में कन्वर्ट हो जाता है। और डेटर्स से जब ये कैश रिसीव आपको हो जाता है तो आपका एक पूरा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। सोच देखो क्या क्या यहाँ पे हो रहा है। देखो इस डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। पहले आपने रॉ मटेरियल खरीदा और उसकी इन्वेंट्री को आपने मेंटेन किया 4 महीने के लिए, यानी इन्वेंट्री मेंटेन, मान लो आपको अगस्त में प्रोडक्शन करना है, तो ऐसा तो नहीं कि अगस्त में आप इन्वेंट्री खरीदने मतलब रॉ मटेरियल खरीदने जाओगे, हो सकता है अगस्त में जो है इन्वेंट्री का जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा चला जाए। तो इसलिए क्या हुआ कि आपने पहले ही 4 महीने पहले ही या 5 महीने पहले ही इन्वेंट्री को परचेज कर लिया। अब इन्वेंट्री परचेज कर लिया तो 4 महीने तक आपके पास रहेगा, और फिर आप उसको प्रोसेस में डालेंगे, और उसको प्रोडक्शन प्रोसेस में लगेगा कितना, 3.5 महीने। और 3.5 महीने के बाद आप उसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के बाद अपने वेयर हाउस में 2 महीने के लिए रखोगे, 2.5 महीने के लिए। अब कहोगे सर आपने जब फिनिश प्रोडक्ट बना लिया तो आप उसको रख क्यों रहे हो? देखो रख शौक से नहीं रख रहे हैं, आपका जो भी प्रोडक्शन आपने किया है वो एट अ पॉइंट जैसे चुटकी बजाते ही सेल नहीं होगा, है ना। आपके पास कुछ दिनों तक रहेगा, फिर आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स जो होलसेलर्स आएंगे वो आपसे खरीद के लेके जाएंगे, फिर वो बेचेंगे, ठीक है। और या आप भी बेच आपके साइड आपके पास से तो ऑफकोर्स आप बेच ही रहे हो, और वो आप उसको कैश में कन्वर्ट कर रहे हो। फिर जब आप उसको बेचोगे तो ट्रेड रिसीवेबल में वो कन्वर्ट हो जाएगा, यानी जिससे अमाउंट पैसा मिलना है। पहले रॉ मटेरियल खरीदा, फिर उसको फिनिश प्रोडक्ट में बनाया, फिनिश प्रोडक्ट की इन्वेंट्री को मेंटेन किया, और फिर मेंटेन करने के बाद उसको बेचा तो क्या है, रिसीवेबल में वो कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और फिर उसको आपने कैश में कन्वर्ट कर दिया। तो ये पूरे प्रोसेस को आप ऑपरेटिंग साइकिल करते हो। अब देखो इसका ऑपरेटिंग साइकिल कितने मंथ का है, 4 मंथ, 3.5 मंथ, 2.5 मंथ, 3 मंथ्स एंड रिसीव्ड इनटू कैश। तो इसका ऑपरेटिंग साइकिल कितने का हुआ, 13 मंथ्स का हुआ बेटा, समझ रहे हो। तो ऐसे किसी भी प्रोडक्ट का ऑपरेटिंग साइकिल आप डिसाइड करते हो। जैसे अब देखो यहाँ पे हम आइटम्स को चेक करते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल, और उसका रियलाइजेबल पीरियड देखते हैं और क्लासिफाई करेंगे कि वो करंट एसेट्स है या नॉन करंट एसेट्स है। फॉर एग्जांपल मान लो डेटर है, डेटर क्या है, जिसको आपने सामान बेच दिया उधार पे, उसका ऑपरेटिंग साइकिल कितना है, मतलब जिसको जब भी आप सामान बेचते हो उधार पे तो आप 3 महीने के अंदर अंदर आप उसको कैश में कन्वर्ट कर लेते हो, ये उसका ऑपरेटिंग साइकिल है। रियलाइजेबल पीरियड कितना है, 12 महीने, कि 12 महीने में आप आराम से इसको कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब 12 महीने में कभी भी आप इसको रिसीव कर लो। तो अगर 12 महीने के अंदर अंदर अगर आप इसको रिसीव कर लेते हो तो आपका रिसीवेबल है, तो आपको करंट एसेट्स में ही इंक्लूड करोगे। क्रेडिटर, मान लो क्रेडिटर है जिसका ऑपरेटिंग साइकिल 15 मंथ है, 15 मंथ है, यानी 15 महीने के अंदर अंदर आप उसको पेमेंट कर दोगे। तो या तो आप 15 महीने के अंदर अंदर पेमेंट कर दो, या 12 महीने के अंदर अंदर पेमेंट करो, तो भी वो करंट लायबिलिटी आज में ही इंक्लूड होगा। कहने का मतलब है या तो ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर हो जाए या ऑपरेटिंग साइकिल से पहले हो जाए। ऑपरेटिंग साइकिल से कोई भी चीज बाहर गई तो वो नॉन करंट में चली जाएगी, अगर वो ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर है तो वो किसमें है, आपके करंट में आएगा। ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर है या 12 मंथ्स के पीरियड के अंदर है तो आपका करंट में ही आएगा। अब जैसे मान लो ट्रेड रिसीवेबल है, उसका ऑपरेटिंग साइकिल 18 यानी 18 महीने के अंदर अंदर आपको उसको कैश में कन्वर्ट कर लेना होता है। बट रियलाइजेबल पीरियड कितना है उसका, 20 महीना है। अब 20 महीना का क्या मतलब है, जो आपका अकाउंटिंग पीरियड 12 महीने का होता है उससे ज्यादा है, ये 12 महीने से के आसपास है, तो ये आपका करंट में आ जाएगा। बट अकाउंटिंग पीरियड से ये ज्यादा चला गया। अब सोचो यहाँ पे अगर यहाँ पे 18 होता, यहाँ पे 18 होता और रियलाइजेबल पीरियड इसका 18 होता, यानी 18 महीने के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है कैश में, तब ये करंट लायबिलिटी कहलाता है। ये भी एक पॉइंट है, इसको भी ध्यान रखना कि 18 महीने तो ऑपरेटिंग साइकिल है। ऑपरेटिंग साइकिल देखो यहाँ पे ये 12 महीने से कम इसका ऑपरेटिंग साइकिल है, यानी अकाउंटिंग पीरियड से कम है। इसमें अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा है ऑपरेटिंग साइकिल, यहाँ पे भी अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा ऑपरेटिंग साइकिल है। क्लियर है। बट अगर ये 12 महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाता है तो आप इसको करंट एसेट्स कहोगे, और अगर ये 12 महीने के अंदर अंदर आप किसी भी पेमेंट क्रेडिटर को पेमेंट कर दोगे तो आप उसको करंट लायबिलिटी में। बट अगर ऑपरेटिंग साइकिल आपका 18 महीने का है और आप उसको 18 महीने के अंदर अंदर पेमेंट नहीं करते, उससे ज्यादा टाइम लगाते हो, तो आपका नॉन करंट एसेट कहलाएगा। ठीक है, सॉरी ये रिसीवेबल है तो ये करंट एसेट आएगा। अगर ये पेएबल होता तो 12 महीने का, सॉरी हाँ देखो, अगर यहाँ पे ट्रेड पेएबल होता और यहाँ पे 18 महीने का आपका अकाउंट ऑपरेटिंग साइकिल होता और आप 18 महीने के अंदर अंदर पेमेंट नहीं करते हो तो आपका नॉन करंट लायबिलिटी में चला जाता। समझ में आई बात। तो ऑपरेटिंग साइकिल और ये रियलाइजेबल पीरियड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। एज पर
पार्ट 2 शेड्यूल थर्ड ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एज पर सीबीएसई सर्कुलर, जो कि क्या नंबर है 43 2013, इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या फॉर्मेट है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाने का। तो जो आपका कंपनीज एक्ट 2013 है वो एक शेड्यूल देता है, शेड्यूल थर्ड, उसके अकॉर्डिंग हम पूरी इंडिया में जितनी कंपनीज है वो अपनी स्टेटमेंट बनाती है। पर हमारे एडुकेशन के लिए सीबीएसई ने एक सर्कुलर जारी किया था, जो सर्कुलर नंबर 43 है। कब जारी किया था ये? 2 जुलाई 2013 को। तो उसके अकॉर्डिंग हमें कैसे बनाना है वो हम यहाँ पे सीखते हैं। तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट शोज द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, चाहे वो क्वार्टरली बेसिस पे हो, हाफ ईयरली पे हो या ईयरली बेसिस पे, जिसमें आप देखते हो कि रेवेन्यूज मॉडल क्या है, क्या डिफरेंट रेवेन्यूज के सोर्सेज है बिजनेस के, कहाँ पे बिजनेस पैसा खर्च कर रहा है, फिर बिजनेस का प्रॉफिट क्या है, बिजनेस ने लॉस किया है या प्रॉफिट कमाया है, वो आप देखते हो उस पीरियड में। तो इसमें क्या कैसे आता है, पहले आप कैसे बनाते थे, आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे ऐसा नहीं है, आप सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ पे शो करोगे कि कितना सेल्स आपने किया है, यहाँ पे सेल्स, ठीक है। और सेल्स के अलावा अगर कोई इनकम सोर्सेज है तो उसको भी आप यहाँ पे ऐड कर दोगे, और इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको टोटल इनकम मिलेगा। तो फर्स्ट सेकंड इन दोनों को ऐड करोगे तो थर्ड मिलेगा, दैट इज टोटल इनकम, राइट। फिर एक्सपेंसेस, यहाँ पे आप सभी एक्सपेंसेस को इंक्लूड करोगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पे आ जाएगा। परचेज ऑफ स्टॉक, जो भी आपने गुड्स को परचेज किया वो यहाँ पे आ जाएगा। कोई भी इन्वेंट्री आपने खरीदी या स्टॉक इन प्रोग्रेस, मतलब आधी अधूरी बनी बनाई सामान आपने खरीदा, उसका खर्चा। स्टॉक इन ट्रेड, जो भी स्टॉक आप खरीदते हो उसका खर्चा। एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए जो भी आप एक्सपेंसेस करते हो वो सारे खर्चे यहाँ पे आ जाएंगे। फाइनेंस की कॉस्ट, जो भी फाइनेंस का कॉस्ट है वो यहाँ पे आपका आ जाएगा। डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, इन सभी एक्सपेंसेस को मिला के आपका बनेगा टोटल एक्सपेंस। और इस टोटल इनकम में से जब हम टोटल एक्सपेंस को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्लियर? और ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से जब आप टैक्स को माइनस करोगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा। यहाँ पे प्रीवियस ईयर का डेटा है, यहाँ पे करंट ईयर का डेटा है। सर हम तो एक ही ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे। हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन अब जब आप कंपनीज के लिए बनाओगे तो प्रीवियस ईयर का डेटा साइड में रहेगा और करंट ईयर का डेटा साइड में, साइड बाय साइड चलता है, ताकि जो आपके इन्वेस्टर्स हैं या जो भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं उनको इजीली डेटा समझ में आ जाए, वो कंपेयर कर पाए। इसलिए कंपेरेबिलिटी को इजी करने के लिए ऐसा हम बनाते हैं। इसमें नोट्स दिए हुए हैं जिसमें आपको बताया गया है कि कोई भी एडिशनल रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे शो होने चाहिए, इसको आपको डिस्क्लोज करना चाहिए। फिगर्स शुड बी क्लासिफाइड एंड डिस्क्लोज अकॉर्डिंग टू द रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, यानी जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है आपको इसको फॉलो करना है। कंपनीज की जो भी पॉलिसीज है उनको आपको यूज करना है, मतलब दिमाग में रख के सारी रिकॉर्डिंग करनी है। द फॉर्मेट इज इंडिकेटिव एंड शुड बी फॉलोड पर एज पर सीबीएसई एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, यानी जब हम अपने सीबीएसई के एग्जाम के बारे में बात करते हैं तो सीबीएसई की जो रेगुलरिटीज हैं, जो उनकी पॉलिसीज हैं, उनको भी हम फॉलो करेंगे। तो एज पर सीबीएसई हमें इस तरीके से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर कंपनीज इस तरीके से बनानी है। फिगर शुड बी क्लासिफाइड डिस्क्लोज अकॉर्डिंग टू रेलेवेंट, हाँ ये हमने पढ़ लिया और ये हमने समझ लिया। अब हम बात करते हैं लिमिटेशन की। इसकी खामियां क्या है? हिस्टोरिकल डेटा है, हमने पढ़ा ना, पहले भी पढ़ा, ग्रेड 11th में भी पढ़ा। अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स हिस्टोरिकल बेस पे होता है। करंट मार्केट में उसका क्या वैल्यू है उसको हम अवॉइड करते हैं। इग्नोर फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, दे डू नॉट कंसिडर फैक्टर्स लाइक एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, इग्नोर नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, जो भी नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स होते हैं उसको हम इग्नोर करते हैं कि हमारा जो एम्प्लॉय है वो सेटिस्फाइड है या नहीं है, हमारा कस्टमर सेटिस्फाइड है या नहीं है, ये हम नहीं शो करते हैं। इसको आप कैलकुलेट ही नहीं कर सकते हो मॉनेटरी टर्म में, इसलिए आप नहीं कर सकते इसको रिकॉर्ड। सब्जेक्ट टू अकाउंटिंग पॉलिसीज, डिफरेंट अकाउंटिंग, अब जितनी कंपनीज है उनके अकाउंटिंग पॉलिसीज अलग अलग हो सकती हैं थोड़ी, और जिसकी वजह से कंपैरिजन में भी दिक्कत आ सकता है, इसलिए यहाँ पे इसको लिमिटेशन बताया गया है। पॉसिबिलिटी ऑफ मैनिपुलेशन, हालांकि सारी रेगुलेटरीज के जितने भी पॉलिसीज है उसको भी लोग शेयर लाइक फॉलो करते हैं, उसको फॉलो करने के बाद भी कहीं ना कुछ लूप होल्स मिल जाते हैं, जिसकी वजह से बढ़ा चढ़ाकर आप अपने जो एलिमेंट्स हैं, जो आपके प्रॉफिट्स है उसको शो करते हो, और विंडो ड्रेसिंग के भी चांसेस हो सकते हैं, इसलिए ये लिमिटेशन। इन्फ्लेशन इम्पैक्ट नॉट कंसिडर्ड, जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हो इन्फ्लेशन का इफेक्ट उस पर नहीं नजर आता कि इन्फ्लेशन की वजह से उसकी एक्चुअल वैल्यू, करंट वैल्यू क्या है, ठीक है। तो ये भी एक इसकी लिमिटेशन है।
ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, यानी क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन अगेन सेम पॉइंट है ये वाला कि इग्नोर नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट। उसी तरीके से कि इथिकल प्रैक्टिसेस, क्या आप अपने एम्प्लॉयज के साथ अच्छे से व्यवहार करते हो, बिहेवियर आपका कैसा है नहीं है, कस्टमर रिलेशन कैसे है ना, उसको आप नहीं शो करते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। नॉट ऑलवेज कंपेरेबल। कई बार पॉलिसीज में हमने पढ़ा ना कि अकाउंटिंग पॉलिसीज डिफरेंट कंपनीज के लिए थोड़ी बहुत अलग हो सकती है। सर ऐसा क्यों है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होने के बाद भी देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी ना रिजिड होने के बावजूद थोड़ा फ्लेक्सिबल है। वो आपको 2-3 एलिमेंट्स या मेथड्स देता है किसी पर्टिकुलर प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। इसीलिए नॉन कंपेरेबल हो सकता है कई बार। अब यूजर्स कौन कौन से हैं? इंटरनल यूजर्स हमने पढ़े थे, मैनेजमेंट हो गया, मैनेजमेंट को डिसीजन लेना है, और ऑनर को डिसीजन लेना है, बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, एम्प्लॉयज की जॉब सिक्योरिटी से रिलेटेड, है ना। वो एम्प्लॉय देखेगा क्या मुझे यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी मिल रहा है, बोनसेस मिल रहे हैं, सैलरी में इंक्रीमेंट मिल रही है नहीं मिल रही है। मतलब अगर देखो सिंपल सी बात है, अगर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये शो कर रहा है कि आपकी जो कंपनी है वो ग्रो कर रही है, तो ग्रोथ तो आपकी एम्प्लॉयज की भी होनी चाहिए ना, उनकी भी सैलरी बढ़नी चाहिए, उनको बोनसेस मिलने चाहिए, तो इसलिए उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ताकि फाइनेंशियल वो देख पाए कि हम फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग है और उसके बेसिस पे डिसीजन ले। अगर फाइनेंस की कमी है तो और ज्यादा प्रोक्योर करे, और इनफ फाइनेंस है तो वो डिविडेंड डिक्लेयर करे, मतलब डिविडेंड प्रोवाइड करे स्टेक होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को। डिपार्टमेंट हेड्स देखेंगे कि हमारी करंट ईयर की परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे प्रीवियस ईयर के परफॉर्मेंस से, और देखेंगे क्या कॉस्ट बढ़ रहा है, उसको कंट्रोल करने की जरूरत है, ऑपरेशन में ज्यादा टाइम लग रहा है तो क्या उस टाइम को कम कर सकते हैं नॉल, ठीक है। एक्सटर्नल यूजर्स कौन कौन से होते हैं? इन्वेस्टर्स, जिनको इन्वेस्ट करना है बिजनेस में ताकि वो अर्निंग कर सके लेटर ऑन। क्रेडिटर्स होते हैं यहाँ पे। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? बैंकर्स या लेंडर्स, जिनसे आपने लोन लिया होता है, या वो बाद में जब आप उनको अप्लाई करोगे लोन के लिए तो वो देख सकते हैं आपके फाइनेंशियल डेटा को, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे विल डिसाइड वेदर टू प्रोवाइड यू द लोन और नो। गवर्नमेंट एंड टैक्स अथॉरिटीज, ये आपके एक्सटर्नल अगेन यूजर्स हैं, क्योंकि उनको पॉलिसीज बनाने, उनको टैक्स कलेक्ट करना है, और कैसे कलेक्ट करनी है? ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रॉफिट दैट कम्स थ्रू योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कस्टमर जब देखता है कंपनी की स्टेबिलिटी, तो देखो सिंपल सी बात है, अगर वो देखता है कि कंपनी स्टेबल है तो वो लॉन्ग टर्म बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी चला जाएगा। वो मान लो कि आप एसीज प्रोवाइड करते हो और आपके जो कस्टमर हैं वो आपके बड़े बड़े रियल्टर्स हैं, मतलब बड़े बड़े जो ये फ्लैट्स बनते हैं, बड़े बड़े कंपनीज हैं, तो आप अगर अच्छे बिजनेसमैन हो, अगर आपका डेटा बिल्कुल करेक्ट है, आप सही तरीके से अपनी सही प्रोडक्ट डील करते हो, प्रोवाइड कराते हो, तो आप 1 साल मतलब एक ही बार ना लेके वो कई बार 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि जब भी एसी की जरूरत पड़ेगी हम आप ही के पास आएंगे, इस तरीके से। तो कस्टमर्स भी नजर रखते हैं और कस्टमर्स बड़ी डील कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस। रेगुलेटरी बॉडीज लाइक सेबी एंड आरबीआई, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये भी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करते हैं, इनकी भी नजर उस पर होती है, ठीक है। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ये जो कंटेंट मैंने आपको यहाँ पे शेयर किया अगर अच्छा लगा, अगर आपको समझ में आया, तो वीडियो को लाइक करो, जो भी समझ में आया उसको कमेंट करो, एक पॉजिटिव कमेंट करो, ताकि YouTube को समझ में आए कि इस वीडियो में वैल्यू है और वो इसको और ज्यादा शो करे आपके जैसे यूजर्स के लिए, आपके जैसे स्टूडेंट के लिए, ताकि वो भी पढ़े और अच्छा नंबर मार्क्स लेके आए अपने ग्रेड 12 के एग्जाम में। तो प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब द channel as well as press the bell icon. All right, see you and meet you in the next video. Thank you.